हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला में। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांतों में आज जो सिद्धांत लेके आए हैं उसका नाम क्या है? समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, या जिसे स्थानापन्न का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, यह जो सिद्धांत है ये दिया गया था कौन से मनोविज्ञानी के द्वारा? एडविन गुथ्री के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? एडविन गुथ्री के द्वारा। और एडविन गुथ्री ने यह जो सिद्धांत है इसमें खरगोश व पीटर नाम के बालक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, ये याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि एडविन गुथ्री ने इस सिद्धांत में ये कहा कि उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य जो अनुबंधन या संबंध स्थापित होता है वह पुनर्बलन के द्वारा नहीं होता है, बल्कि सामीप्य के आधार पे होता है या समीपता के आधार पर होता है। ठीक है, ये इनका बोल सकते हैं कि इस सिद्धांत का क्या है, ये आधार वाक्य। क्या है? आधार वाक्य। इन्होंने कहा जो उत्तेजना या जिसे उद्दीपक कहा जाता है वह अनुक्रिया, उत्तेजना व अनुक्रिया के मध्य जो संबंध है वो किसके आधार पर होता है? समीपता के आधार पे। जितना पास में होगा तो क्या अनुबंधन होगा, जितना पास होगा जल्दी संबंध स्थापित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस चीज के ऊपर इन्होंने बल दिया और मुझे भी ये बात सही लग रही है दोस्तों। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ब्रेकअप चल रहे हैं, बहुत लोगों के साथ चीटिंग हो रही है लव रिलेशनशिप के अंदर। तो मुझे एडविन गुथ्री का यही सिद्धांत याद आ रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है वर्तमान युवाओं के साथ, और हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशंस होती है बहुत ज्यादा यंग एज में बच्चों के साथ, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो थोड़ा समझ लो कि किस प्रकार से लव के अंदर चीटिंग्स होती हैं, जिसको इसी सिद्धांत के अनुसार मुझे तो थोड़ा समझ में आया है। तो आप भी समझने की कोशिश करना, और मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से कि प्यार के अंदर धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। ठीक है, जिसे प्यार में कटना बोलते हैं आपकी भाषा के अंदर, तो वो भी होता है। तो वो किस तरीके से होता है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करना। सामीप्य या समीपता, उद्दीपक व अनुक्रिया। उद्दीपक बोल दो या उत्तेजक बोल दो। ठीक है, अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। बात कर लें, क्या हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा क्या हुआ, या फिर बोल दें कि अभी चहल के साथ चल रहा है। यजवेंद्र जी जो चहल हैं, क्रिकेटर हैं फेमस, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उनकी वाइफ ने भी उनको चीट किया, मतलब डाइवोर्स की तरफ उनका रिश्ता बढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, और आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा किसी के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। तो ये है साहब नताशा, ये अलेक्जेंडर हैं। ये पांड्या जी हैं। और यहां पे मुकेश लिख देता हूं, कोई भी। अब ध्यान देना दोस्तों, सामीप्य का मतलब क्या होता है कि अगर उत्तेजना या उद्दीपक, ये जो भी उद्दीपक हैं वो इक्वल क्वालिटी रखते हैं। मान लो समान इनमें क्वालिटी है। कौन कौन? ये उत्तेजक या उद्दीपक, जैसे अलेक्जेंडर है, मुकेश है, हार्दिक पांड्या। ठीक है, अब है इक्वल, मतलब इनमें क्वालिटी है जो कि एक अनुक्रिया को ये क्या इनिशिएट कर सकते हैं। इस प्रकार की क्वालिटी तीनों के अंदर सेम है। फिर भी क्या होगा, जो अनुक्रिया की बात करते हैं, रेस्पॉन्स शिफ्टिंग किधर होगा? जो नजदीक का, ध्यान देना। अब ये अनुक्रिया है, किधर इनिशिएटिव लेगी या अनुक्रिया किधर होगी, ध्यान देना। तो ये अलेक्जेंडर की तरफ होगी, क्योंकि यहां से
इस बात, ये उद्दीपक जितना अनुक्रिया के नजदीक है, ठीक है, किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है कि कोई भी उद्दीपक अनुक्रिया के जितने समीप होता है उसमें अनुबंधन उतना ही मजबूत होता है, उसमें अनुबंधन उतना ही क्या होता है, मजबूत होता है दोस्तों। अब यहां पे बात करते हैं, ये पास में है तो अनुबंधन क्या होगा, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और यहां पे क्या, थोड़ा इससे क्या कम मजबूत, और यहां पे क्या होगा दोस्तों, कमजोर, क्योंकि ये जो उद्दीपक है अनुक्रिया के क्या है, अनुक्रिया के क्या दूर है, अनुक्रिया के दूर है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि जो अनुबंधन बनता है वो समीप वाले उद्दीपक के साथ गहरा बन जाता है, जिसे मजबूत अनुबंधन कहा जाता है। और मजबूत अनुबंधन के कारण से क्या हो जाता है, साचर्य परिवर्तन भी हो जाता है, क्या हो जाता है, साचर्य परिवर्तन भी हो जाता है, जिसे एसोसिएशन शिफ्टिंग कहा जाता है, ठीक है, जो कि थॉर्नडाइक ने एक नियम दिया था अधिगम का, जिसे लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग कहा जाता है, तो वो भी हो जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, यहां आपको समझने की बात क्या है कि समीपता के कारण से क्या होता है, उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य क्या संबंध स्थापित होता है। यहां पुनर्बलन का कोई मतलब नहीं है, मैंने अभी बताया कि तीनों के तीनों इक्वल क्वालिटी रखते हैं, समान क्वालिटी रखते हैं। पुनर्बलन क्या होता है, इंसेंटिव ही तो होता है, तो तीनों सेम क्वालिटी रखते हैं उद्दीपक, लेकिन किसके साथ मजबूत संबंध स्थापित हुआ, नताशा का अलेक्जेंडर के साथ, क्योंकि ये क्या पास में था, ठीक है, जो भी है आप लोग समझ गए होंगे, समझदार हो। और मुकेश जी अलेक्जेंडर से थोड़ा दूर थे और हार्दिक पांड्या बहुत दूर थे, जो कि इसके रियल हस्बैंड थे वो दूर थे, तो इसीलिए क्या हो गया, जो बॉन्डिंग है या जिसे अनुबंधन बोलते हैं, कंडीशनिंग बोला जाता है जिसे, तो अनुबंधन किसके साथ हो गया, अलेक्जेंडर के साथ हो गया। इस तरीके से दोस्तों ये जो बातें हैं, अभी चहल जी की बात करें तो चहल जी की जिंदगी में भी उथल पुथल चल रही है, तो वो ले लो आप। मैं ये नहीं बोल रहा कि पुरुष के साथ ही हो रहा है, लव में जो चीटिंग होती है या फिर ब्रेकअप्स होते हैं, वो मुझे तो ये समीपता का सिद्धांत ही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये रियल लव तो है नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रू लव। ये जो ऐसे ही चलता है ना, वो वाली मतलब उस लव की बात कर रहे हैं, जो लव नाम से लव है, बाकी लव होता नहीं है, दैट्स ऑलरेडी मतलब ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन लस्ट, जो लस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, बाकी ये लव नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां देखो, यह समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया। अब इस चीज को समझो, मान लो कोई उत्तेजक है, उत्तेजक है, अलग अलग प्रकार के उत्तेजक हैं, ये S1 है, ये S2 है, S3 है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसके पास साथ हुई, S1 के साथ, मतलब नताशा के अलेक्जेंडर के साथ हुई। क्यों हुई, क्योंकि ये पास में है, नजदीक है, और नजदीक होगा समीप होगा, ठीक है, इसीलिए क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। यही कौन बोलता है, एडविन गुथ्री बोलता है, मैं नहीं बोल रहा भाई, एडविन गुथ्री बोल रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों के डिस्टेंस रिलेशनशिप है और नो कांटेक्ट सिचुएशंस है, तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो सिद्धांत है एडविन गुथ्री का, ये बहुत इफेक्टिव थियरी है लर्निंग की, क्योंकि इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, इस नाम से एक बुक थी। तो उसमें इस प्रकार की चीजें लिखी हैं और बहुत सटीक बैठती वर्तमान में, जो सटीक बैठ रही है वर्तमान में, आप लोगों को पता भी है। एक के साथ हो तो चल जाए, हार्दिक पांड्या आ गया चक्कर में, तो सेकंड अभी कौन आ रहा है, अभी आपका यजुवेंद्र चहल आ गया, तो कोई नहीं, जो भी है उनकी पर्सनल लाइफ है, बट ये सामने है, क्योंकि सारा का सारा सब कुछ हमारे जीवन में मनोवैज्ञानिक आधार पर ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके सामने ही है, ऐसा नहीं है कि लड़के के साथ ही हो, लड़की के साथ भी हो सकता है। तो समीपता की बात करता है, अनुबंधन या कंडीशनिंग में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य क्या होना चाहिए, मध्य
दूरी कम होनी चाहिए या किसी भी प्रकार से वो सामीप्य होना चाहिए उन दोनों के बीच में, तो क्या होगी, कंडीशनिंग होगी, अनुबंधन होगा। अदरवाइज जो जिसे बोला जाता है ना अनुबंधन, क्या जो साचर्य है वो परिवर्तन हो जाता है दूसरे उद्दीपक के साथ में। अनुक्रिया का एक, जैसे ये है अनुक्रिया, ये उद्दीपक ये दूर जा रहा है, तो क्या होगा, इस अनुक्रिया का दूसरे उद्दीपक जो नजदीक है उसके साथ क्या हो जाएगी, जो समीप है उसके साथ में कंडीशनिंग हो जाती है। तो ये हो ही रहा है ना, ये बंदा दूर गया, ये पास आ गया, ये कमजोर हुआ, इधर स्ट्रांग हो गया, दैट्स इट। अभी चहल जी का भी एग्जांपल ले लो। मान लो उद्दीपक की बात करें, और ये अनुक्रिया, तो ये मान लो भाई धनश्री है, ये चहल भाई साहब हैं, ये कोई सौरभ है, कोई भी मान लो, और इनका जो अभी चल रहा है वर्तमान में मैटर वो किसके साथ चल रहा है, प्रतीक उत्तेकर के साथ, प्रतीक मान लो। अब ध्यान देना दोस्तों, वही बात है, उत्तेजक क्या करता है, अनुक्रिया को क्या करता है, अनुक्रिया की शुरुआत करता है। वह कारक जो अनुक्रिया को क्या, या कोई क्रिया करने के लिए मजबूर कर दे, वह कारक जो कोई क्रिया करने के लिए मजबूर कर दे उसे उत्तेजक या उद्दीपक कहा जाता है। ठीक है, तो चहल भाई साहब थे जो भी अनुक्रिया के जिम्मेदार थे पहले तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही दूरी बढ़ी वही सामीप्य का सिद्धांत या समीपता का सिद्धांत लागू हो गया यहाँ पे एडविन गुथरी का। और वो क्या है, यहाँ सबसे नजदीक कौन आ गए, प्रतीक। तो बताओ प्रतीक का क्या होगा, मजबूत क्या, अनुबंधन हो जाएगा। मजबूत अनुबंधन हो गया। और यहां पे क्या, कम मजबूत, और यहां पे कमजोर। ठीक है, ये कमजोर अनुबंधन हो जाएगा इस तरीके से। अब ओवरऑल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने मतलब सब लोगों के साथ जो भी गुजरते हैं उन लोगों को पता होता है कि लव एंड रिलेशनशिप क्या होता है, उसमें चीटिंग्स होती हैं। तो वो चीटिंग, देखो मैं ट्रू लव की बात नहीं कर रहा, ये जो आजकल चलता है, जो सूडो लव है, नाम उसका लव होता है, उसमें इस प्रकार की चीटिंग्स होती हैं। जैसे अभी वो एक लड़की थी, क्या नाम, नेपाल से है, और उनके हस्बैंड की डेथ होगी। उनका जो लव था उन दोनों के बीच में वो सोल कनेक्शन था। तो जहां सोल कनेक्शन होता है वहां पे इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, सेपरेशन हो सकता है, ठीक है, दो के बीच में सेपरेशन हो गया, अलग हो गए, ठीक है, कुछ समय के लिए, चलो कोई नहीं, लेकिन वहां धोखाधड़ी नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रू लव के अंदर की सेपरेशन नहीं होता, झगड़े नहीं होते, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे तो झगड़ों की शुरुआत ही क्या होती है, समीपता के कारण से होती है, और सेपरेशन हो जाता है। ये लो, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि समीपता अनुबंधन में एडविन गुथरी क्या बोलना चाहते हैं, आप लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि उत्तेजना व उद्दीपक के मध्य जो अनुबंधन होता है या संबंध स्थापित होता है या कंडीशनिंग होती है, वो उद्दीपक अनुक्रिया के सामीप्य के ऊपर निर्भर करता है या समीपता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जो जितना नजदीक होगा उससे अनुबंधन क्या होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चर्चा और करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी में एडविन गुथरी ने यह भी कहा था कि सीखना क्या है, अनुक्रिया को प्रतिस्थापित करना भी होता है। अनुक्रिया को क्या करना, प्रतिस्थापित करना भी होता है। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो अनुक्रिया थी वो पहले कहां थी, इधर थी, और बाद में कहां प्रतिस्थापित होगी, इधर होगी। तो ये क्या है, न्यू लर्निंग हुई, नए ज्ञान का मतलब कुल मिला के नए ज्ञान को सीखा गया। ठीक है, नया ज्ञान यहाँ से मिला, जो तो ऑलरेडी था ही, और यहाँ से नया ज्ञान मिला। जैसे यहाँ पे देख लो,
यहाँ पहले से ज्ञान था और यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ नया ज्ञान मिल रहा है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो एडविन गुथ्री बोलते हैं कि अधिगम में अनुक्रिया क्या नए उद्दीपक की तरफ क्या प्रतिस्थापित होती है, या जिसे सीखना क्या बोला जाता है कि अनुक्रिया का नए उद्दीपक की तरफ प्रतिस्थापन भी होता है, और उसमें क्या अगर वो समीप है तो उसके मध्य क्या अनुबंधन भी हो जाता है। दोस्तों ये तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताने की कोशिश की है, बाकी ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समीपता क्या है, सामीप्य क्या है। तो समीपता पास पास में होना, पास। देखिए दोस्तों, सीखना एडविन गुथ्री के अनुसार सीखना क्या होता है, अनुक्रिया को या उत्तेजकों को, जो बोल सकते हैं उद्दीपकों को अनुक्रिया की तरफ प्रतिस्थापित करना भी क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो ये आपके सामने ही है कि किस तरीके से क्या लर्निंग हो रही है इनके मध्य में। तो अगर शिफ्टिंग हो रही है, प्रतिस्थापन भी हो रहा है उद्दीपक का, एक के स्थान पर दूसरा आ रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, अनुबंधन हो जाएगा उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य में। अगर पास में या नजदीक है तो मजबूत हो जाएगा। अगर बात करते हैं तो एडविन गुथ्री ने पीटर नाम के बालक के ऊपर इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था, जो कि कितने साल का बालक था, 3 साल का। कितने साल का बालक था, 3 साल का। अब ध्यान देना दोस्तों, ये पीटर क्या करता है, एक इस जो मनपसंद भोजन है, मनपसंद भोजन वह मिसेज जॉन्स की ओर रेस्पॉन्ड करता है, अनुक्रिया करता है। जो अनुक्रिया जनरली वो करता है वो हमेशा करता रहता है। मतलब उद्दीपक क्या हो गया, मिसेज जॉन्स होगी और उसका पसंदीदा भोजन हो गया। मिसेज जॉन्स क्या है, ठीक है, मान लो कोई लेडी है मिसेज जॉन्स, उसकी तरफ पीटर जो रेस्पॉन्ड करता है वैसा रेस्पॉन्ड करता है, क्योंकि अनुबंधन है पहले से, और उसका पसंदीदा जो भोजन है उसकी तरफ भी रेस्पॉन्ड करता है, पहले से अनुबंधन है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता है, वो अनुबंधन क्या वही है, धीरे धीरे कैसे कि उसके पास में खरगोश को लाके रख दिया जाता है, तो खरगोश उसके जितना नजदीक होता है, जितना पास होता है, उसका क्या जो साहचर्य होता है, जो अनुबंधन मिसेज जॉन्स के साथ वह पसंदीदा भोजन के साथ होता है, वो अनुबंधन शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर, खरगोश के ऊपर। किसके ऊपर, खरगोश के ऊपर। अब पीटर का पहले तो किसकी तरफ था, भोजन की तरफ, भोजन वह मिसेज जॉन्स की तरफ, और बाद में यह अनुबंधन या बंधन या संबंध बोल दो, बाद में ये शिफ्ट हो जाता है किधर, ये हो गया खरगोश की तरफ। ठीक है, खरगोश की तरफ हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने ओवरऑल इस सिद्धांत में ये निकल कर सामने आया है। इन्होंने ये कहा कि उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य जो संबंध स्थापित होता है या वह अनुबंधन होता है, वह पुनर्बलन के ऊपर आधारित नहीं है। पुनर्बलन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेना देना किसका है, उद्दीपक व अनुक्रिया कितने नजदीक है, कितने पास है, अर्थात उनके सामीप्य के ऊपर आधारित अनुबंधन होता है। एडविन गुथ्री कहते हैं कि अनुबंधन में यहाँ उद्दीपक अनुक्रिया या उत्तेजक अनुक्रिया के मध्य जो अनुबंधन होता है या संबंध स्थापित होता है, उनके मध्य में या उसके लिए मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे और चर्चा करते हैं कुछ। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे इन्होंने एक बात और बोली थी, इन्होंने ये बोला कि अगर कोई व्यक्ति अधिगम उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य अगर विलोपन होता है या विस्मरण होता है या अनुबंधन टूट जाता है, ब्रेकिंग, जिसे ब्रेकअप आप बोलते हो कि ब्रेकअप्स किस तरीके से होते हैं, तो ये एडविन गुथ्री ने ये भी बताया था कि ब्रेकअप्स कैसे होते हैं। तो लव ब्रेकअप्स मान लो, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स मान लो, कुछ भी मान लो, इस चीज से आप समझ लो कि ये ब्रेकअप्स होते क्यों हैं। इन्होंने एडविन गुथ्री ने ये कहा, चाहे लव ब्रेकअप्स हो, चाहे अदर ब्रेकअप्स हो, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हो, कुछ भी हो,
इनके मध्य में उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य जो अनुबंधन होता है वो क्या विलोपित हो जाता है या विस्मृत हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो डल पड़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग कम हो जाती है। वो क्यों होता है ऐसा? वो होता है दोस्तों साचर्य परिवर्तन के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, साचर्य जो कि थॉर्नडाइक ने एक नियम दिया था अधिगम का कि लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग, साचर्य परिवर्तन का नियम, तो उसके कारण से भी धीरे धीरे क्या है विस्मृति आ जाती है और जो पहले से अनुबंधन होता है वो धीरे धीरे क्या समाप्ति की ओर चला जाता है। क्यों चला जाता है? अगर उद्दीपक दूर है अनुक्रिया के तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे विस्मृति आएगी, विलोपन होगा और जो अनुबंधन होगा वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, यही इन्होंने बोला। और जो नजदीक जो उद्दीपक होगा उससे क्या हो जाएगा, समीप होगा, उसके साथ अनुबंधन हो जाएगा। ये बात इन्होंने एडविन गुथ्री ने बोल ली है। दोस्तों एडविन गुथ्री ने यह भी कहा, एक बात और बताना चाहता हूं, एडविन गुथ्री ने यह भी कहा था दोस्तों कि बुरी आदतें, जो बुरी आदतें हैं वो व्यक्ति किस तरीके से छोड़ सकता है। या ब्रेकिंग की बात करते हैं, ब्रेकअप की, तो इन्होंने ब्रेकअप की भी बात की। तो बुरी आदतों को छोड़ना भी, या उद्दीपक के अनुसार अनुक्रिया विच्छेदन ही तो बोल सकते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ना किस तरीके से किया जा सकता है। तो इन्होंने 3 विधि बताई बुरी आदतें छोड़ने की विधि। कितने तरीके बताए इन्होंने? 3 तरीके बताए थे दोस्तों। कोई भी बुरी आदत है, बैड हैबिट्स हैं, उनको छोड़ने की 3 आदत बताई। बैड हैबिट भी मान लो और इसको अप्लाई एक अच्छी हैबिट के ऊपर भी लगा सकते हो। कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, बुरी आदत को छोड़ने के लिए 3 विधि काम में ले सकते हैं। पहला कौन सा? दिल्ली विधि, जिसे सीमा विधि कहा जाता है या देहली। दूसरी होती है थकान विधि, और तीसरी दोस्तों होती है इसके अंदर, तीसरी जो विधि है वह है परस्पर विरोधी उद्दीपक विधि। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये 3 विधियों से हम क्या कोई भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। ये किन्होंने कहा? एडविन गुथ्री ने कहा था। अब कोई बुरी आदत है जिसे सीमा विधि या दिल्ली विधि है, या इंग्लिश में जिसे थ्रेशोल्ड स्टेज भी कहा जाता है। मान लो इसको किस तरीके से, मान लो किसी व्यक्ति के अंदर कोई बुरी आदत है, बुरी लत है, और वो उसको छोड़ना चाहता है, तो कैसे करेगा वो? ठीक है, बुरी आदत है या बुरे कोई भाव है, बुरे क्या भाव हैं, इसको हीलिंग के लिए भी काम में लेते हैं ये वाला थ्रेशोल्ड। जैसे कोई व्यक्ति का दिल टूट जाता है, ब्रेकअप्स होते हैं, तो हीलिंग में भी थ्रेशोल्ड मेथड ये काम में लिया जाता है। ठीक है, आदमी की हीलिंग की जाती है, मेंटली और सोल की हीलिंग की जाती है, तो वहां पे भी इस प्रकार की जो विधियां हैं वो काम में ली जाती है। कोई टूटा हुआ इंसान है भावात्मक रूप से, तो वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल पाता है इस प्रकार की पेन से, दर्द से। तो यहाँ समझने की कोशिश करो आप लोग तो, कि सीमा विधि या दिल्ली विधि में किस प्रकार से भावों से आप छुटकारा पा सकते हो, कौन सी गंदी आदतें हैं उनसे छुटकारा पा सकते हो। तो क्या किसी भी क्रिया को, ये मान लो ये क्रिया, किसी व्यक्ति को कोई क्रिया करने पर, किसी व्यक्ति को कोई क्रिया करने पर क्या यहाँ वो क्रिया इस लेवल पर आने पर गुस्सा आता है। मान लो किसी व्यक्ति को आप छेड़ते हो, नॉर्मल छेड़ते हो तो कुछ नहीं करता, मान लो उसका यहाँ तक, मान लो उसको छेड़ने की जो प्रक्रिया है यहाँ तक वो झेल सकता है, ये उसकी सीमा है। कि भाई आप उसको चिढ़ाओ, कैसे भी टीजिंग करते हो, तो आप चिढ़ा रहे हो उसको, कुछ
अजीब अलग अलग तरीके से, तो वो मान लो गुस्सा नहीं कर रहा लेकिन वो गुस्सा करता है हमेशा। उसमें क्या है, गुस्से की बुरी आदत है, गुस्सा करने की बुरी आदत है उसमें। तो क्या करेंगे लोग कि उसको इस तरीके से चिढ़ाया जाएगा कि यहाँ पर उसको गुस्सा आएगा लेकिन सीमा से थोड़ा नीचे रखकर बार बार उसको गुस्सा, मतलब गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाती है। तो वो इंसान क्या करेगा, सीमा से नीचे, सीमा से नीचे क्या गुस्सा तो आएगा नहीं, लेकिन वो क्या धीरे धीरे जो गुस्सा आने की प्रक्रिया, यहां तक वो उसको टॉलरेट करना सीख जाएगा, सहन करना सीख जाएगा। और जब अचानक आप उसको इस तरीके से छेड़ते हो कि उसकी थ्रेशोल्ड स्टेज की जो सीमा है उसके पार भी चली जाती है वो क्रिया, तो भी वह व्यक्ति गुस्सा नहीं होता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीमा विधि या दिल्ली विधि कहलाती है। जैसे अब मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर इस विधि से भय को दूर कर सकते हैं, क्रोध को दूर कर सकते हैं, ठीक है, इस विधि से प्यार को भी दूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, नफरत को भी दूर कर सकते हैं, इन भावों को दूर कर सकते हैं, प्यार है, नफरत है, दूर करने के लिए कोई भी आदत को छोड़ने के लिए। और आदत में क्या, बुरी आदत ली जाती है, अच्छी आदतें तो कौन छोड़ता है। तो बुरी आदतों को छोड़ने में सीमा विधि या दिल्ली विधि जिसे कहा जाता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी थ्रेशोल्ड स्टेज होती है, सीमा, वहां पे कोई व्यक्ति अनुक्रिया करता है और जो ट्रिगर करने वाला जो उद्दीपक होता है उसको उस लेवल तक नहीं लेकर जाते उद्दीपक को, उससे थोड़ा नीचे लेवल तक उद्दीपक को रखा जाता है ताकि वह अनुक्रिया क्या ट्रिगर ना हो। और बार बार ऐसा किया जाता है और अंततः क्या होता है कि जो अनुक्रिया यहाँ पे भी होती है वो धीरे धीरे क्या उसकी शिफ्टिंग क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, उसकी सीमा ज्यादा हो जाती है। और आप पहले जो लेवल था उससे ज्यादा भी अगर उद्दीपक को लेकर आओगे तो वो अनुक्रिया रेस्पॉन्ड नहीं होगी, अर्थात इंसान क्या उस आदत को ही छोड़ देता है, वो उसके लिए प्रभावी नहीं होती। सेकंड की बात करें, थकान विधि। थकान विधि क्या होती है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी आदतें छुड़वानी है तो बार बार वैसी क्रिया करे और लास्ट में क्या वो फिजिकली या मेंटली वो थक जाता है, तो लास्ट में उसको एटलीस्ट छोड़ना ही पड़ता है। मतलब उसका शरीर अगर जवाब दे दिया, उसका माइंड अगर जवाब दे दिया, जवाब देना मतलब थकान, थका देना कोशिकाओं को, ठीक है, तो थकान विधि तो इंसान आसानी से छोड़ता ही है, फिर छोड़ना ही पड़ता है। और तीसरा क्या, परस्पर विरोधी उद्दीपक विधि। अब ध्यान देना दोस्तों, मान लो इस विधि में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी पर्यावरण या वातावरण में सेट नहीं होता है, जैसे अनुकूलन नहीं होता है उसको, और इस प्रकार की आदत डालनी है उसको या कुछ आदतें छोड़नी है उसको, तो ये विधि भी काम में ली जाती है। जैसे परस्पर समान समान परंतु परस्पर विरोधी उद्दीपक को काम में लिया जाता है। मान लो इस उद्दीपक से हेट है, नफरत है, तो इसके समान ही परस्पर दूसरा उद्दीपक काम में लिया जाता है, जो अनुक्रिया इससे होनी थी वो अनुक्रिया इधर हो जाती है, तो एसोसिएशन शिफ्टिंग भी हो जाती है इसमें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे इसका एग्जांपल, एक कोई लड़की है, वो तेज ध्वनि वाले वातावरण में पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो क्या करेगी, वो वहां पढ़ नहीं पा रही, अपना सिलेबस की बुक नहीं पढ़ पा रही, लेकिन जो उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड जो सब्जेक्ट है, जैसे उपन्यास लेके बैठ गई, और वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। और बाद में वो उपन्यास, वो जो बाहर का वातावरण है, जो आवाजें हैं, नॉइज है, वो उसको परेशान नहीं करेगी, वो सिलेबस भी पढ़ना शुरू कर देगी। ये बोलता है परस्पर विरोधी उद्दीपक विधि। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड है नहीं ये। और अब ध्यान देना दोस्तों, इसकी तीन पुस्तकें हैं, और तीन पुस्तकें कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, गुथरी की, दिखाई दे रहा है, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग,
एक पुस्तक का नाम तो ये है जो 1938 में दी गई थी दोस्तों, और एक है द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट तो ये होगी, सेकंड क्या है, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये दो बुक है किन्होंने लिखी, एडविन गुथ्री ने। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, ये समाप्त हो गया है। इसी के रिगार्डिंग आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।